कलर का मैंने एक सर्किल बनाया है, ये एक आइडियल सर्किट है, वो आइडियल वायर है सॉरी, और इसमें मैंने कुछ रेजिस्टेंस कनेक्ट किए। देखो एक रेजिस्टेंस ये कनेक्ट किया, एक रेजिस्टेंस ये कनेक्ट किया, ये मैंने कुछ रेजिस्टेंस कर दिए। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। अच्छा, इन रेजिस्टेंस की जो अपनी वैल्यू है वो स्मॉल आर है, और आपको इस सिचुएशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। अच्छा, ये जो व्हाइट कलर का वायर है ये आइडियल कंडक्टिंग वायर है जो हमने कंडीशन पढ़ी। इट इज अ कंडक्टिंग वायर और इसका रेजिस्टेंस हैविंग जीरो रेजिस्टेंस, हैविंग जीरो रेजिस्टेंस। तो अगर मैं इसमें नेमिंग करूं, देखो ए बी तो ये हो गए, अगर मैं इस पॉइंट को बोल दूं सी, इस पॉइंट को बोल दूं डी, और इस पॉइंट को बोल दूं ई, तो क्योंकि सी डी पॉइंट जो है वो एक ही आइडियल वायर से आपस में जुड़े हुए हैं, तो पॉइंट सी, पॉइंट डी एंड पॉइंट ई आर शॉर्ट सर्किटेड। देखो आप, ये आइडियल वायर से जुड़े हुए हैं, तो इनका जो पोटेंशियल सी पर होगा वही पोटेंशियल कहाँ होगा, डी पर होगा, और वही पोटेंशियल ई पर होगा। तो मैं बोल सकता हूँ पॉइंट सी डी एंड ई आर शॉर्ट सर्किटेड। तो यहाँ पे लिख लेते हैं पॉइंट्स सी डी एंड ई आर शॉर्ट सर्किटेड। समझ में आ रहा है, ये शॉर्ट सर्किट है, आर शॉर्ट सर्किट। अगर ये शॉर्ट सर्किट है तो पोटेंशियल एट सी, पोटेंशियल एट डी और पोटेंशियल एट ई बराबर होना चाहिए, क्योंकि शॉर्ट सर्किट में जो पॉइंट शॉर्ट सर्किट होते हैं उन पर पोटेंशियल सेम होता है। यानी कि मैं इन पॉइंट्स को एक जगह जोड़ सकता हूं। अच्छा, ये सी डी ई पॉइंट जो है वो पॉइंट बी से डायरेक्टली कनेक्ट है। ये देखो, ये ई वाला पॉइंट, ये डी वाला पॉइंट, ये सी वाला बी से डायरेक्टली कनेक्ट है आइडियल पॉइंट से। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि ये सारा का सारा पोटेंशियल बी बी के बराबर होगा। ओके, तो अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं तो देखो बी तो ये हो गया पॉइंट। अब इस बी पॉइंट से मुझे तीनों पॉइंट जोड़ने हैं, सी वाला, डी वाला, ई वाला, और इन तीनों पॉइंट से तीन रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं। तो मैं क्यों ना इन तीन रेजिस्टेंस को इस तरीके से ड्रॉ कर दूं, क्योंकि जो रेजिस्टेंस एक सिंगल पॉइंट से जुड़े होते हैं वो किसमें होते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में होते हैं। तो ये जो पॉइंट बना हमारा, ये सी बी है, ये डी बी है, और ये ई बी पॉइंट है, इनका एक कॉमन पॉइंट बन गया जैसे शॉर्ट सर्किट में बनता है। ओके, अच्छा, ये पॉइंट, ये जो रेजिस्टेंस है ये दोबारा से इस सेंटर पॉइंट पर जुड़े हुए हैं, यानी कि एफ पे जुड़े हुए हैं। यानी कि मैं इनको दोबारा जोड़ सकता हूं, और इनको जोड़ने के बाद इस पॉइंट को मैं एफ लिख सकता हूं, और ये एफ जो है वो एक रेजिस्टेंस के थ्रू पॉइंट ए से कनेक्टेड है। ठीक है, आई थिंक अब तो निकालना आसान होगा इसका रेजिस्टेंस। ठीक है, रिड्यूस हो गया ये सर्किट। अब हम इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। भाई ये जो तीन आर है ये पैरेलल में हो गए, तो वन बाई आर डैश अगर हम निकालें तो वन बाई आर डैश आएगा, वन बाई आर प्लस वन बाई आर प्लस वन बाई आर। तो यहाँ से सॉल्व करके आर डैश मेरे पास आएगा आर बाई थ्री। अब जो आर डैश है और स्मॉल आर है, आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन, तो मेरे पास जो आर इक्विवेलेंट आएगा वो आएगा R by 3 plus R, and that will be 4R by 3 ohm is the equivalent resistance of this particular circuit. सबको बात समझ आएगी? ठीक है, चलिए इस पे एक प्रॉब्लम और करते हैं इसी कॉन्सेप्ट पे। मतलब शॉर्टिंग है, अब देखो इसमें शॉर्टिंग का कॉन्सेप्ट यूज हुआ और सीरीज पैरेलल का कॉन्सेप्ट यूज हुआ, तो ये तीन कॉन्सेप्ट का बेस जो है वो प्रॉब्लम है। ठीक है, नेक्स्ट एक प्रॉब्लम करते हैं, अगेन फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। स्लाइड चेंज कर रहा हूँ। Find the equivalent resistance between points A and B। तो A and B के बीच में हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। मैं सर्किट बना देता हूँ पहले।
अगेन ये हमारे पास सर्किल है, ठीक है। इसमें 2 पॉइंट हमने लगा दिए, एक पॉइंट बी है, एक पॉइंट ए है, ठीक है। और ये हमारा आइडियल वायर है जो कि होता है कंडक्टिंग वायर। वैसे एग्जाम में लिखा नहीं होता, ये तो बाय डिफॉल्ट होता ही है ना, हैविंग जीरो रेजिस्टेंस। तो अगर हम कोई वायर बना देते हैं तो उसका रेजिस्टेंस जीरो होता है, और जिस वायर में हमें रेजिस्टेंस शो करना होता है उसको ऐसे बना देते हैं जिगजैग पाथ। तो अगर ये सिंगल वायर है तो ये जीरो रेजिस्टेंस है इसका, इट्स अ जीरो रेजिस्टेंस, ओके। और अगर मैंने इसी वायर को इस सीधे वायर को जिगजैग कर दिया, यानी कि यहाँ पे अपोजिशन क्रिएट कर दिया, तो इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये कॉमन है पूरे सर्किट एनालिसिस के लिए। तो क्योंकि ये एक सिंगल वायर है तो स्मूथ वायर है तो इसका रेजिस्टेंस जीरो होगा। अब मैं इसमें देखिए रेजिस्टेंसेस बनाता हूँ, कहाँ कहाँ रेजिस्टेंसेस है। एक रेजिस्टेंस ये है, ठीक है, ये है रेजिस्टेंस, और ये इससे कनेक्टेड है। ये जो है 3 ओम का रेजिस्टेंस है, ये आपका 6 ओम है, ठीक है। दिस इज 8 ओम रेजिस्टेंस। और इसके बाद एक रेजिस्टेंस यहाँ पर है जिसकी वैल्यू 30 ओम है, ठीक है। इसको थोड़ा सा करेक्शन कर लेते हैं। अब निकालिए आप ए और बी के बीच में, यू हैव टू कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ये पॉइंट बी है, ठीक है। इसको आप R1 मान सकते हैं, इसको आप R2 मान लीजिए, R3 और R4। नाउ फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। तो अब आपको ये देखना है कि ए से डायरेक्टली कौन कौन से पॉइंट कनेक्टेड है। तो पहले जो पॉइंट्स हैं उनका मैं नाम लिख देता हूँ। ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी है, ये पॉइंट ई है, ठीक है, और ये पॉइंट एफ है। तो अगर आप ध्यान से देखें, अगेन शॉर्ट सर्किटिंग पे आपको ध्यान देना है कि ए से डायरेक्टली कौन कौन से पॉइंट कनेक्टेड है। तो यू कैन सी ए से सी पॉइंट डायरेक्टली कनेक्टेड है और डी पॉइंट डायरेक्टली कनेक्टेड है, ठीक है। इसका मतलब सी डी पर वही पोटेंशियल होगा जो ए पर होगा। तो मैं लिखूंगा पॉइंट ए सी डी आर शॉर्ट सर्किटेड, पॉइंट ए सी एंड डी आर शॉर्ट सर्किटेड। इनको शॉर्ट सर्किट कर दिया। अब जब शॉर्ट सर्किटेड है इसका मतलब जो पोटेंशियल ए पर, वो पोटेंशियल सी पर, वो पोटेंशियल डी पर, इनका तीनों का पोटेंशियल। तो बेसिकली अगर आप देखें ध्यान से तो ए से 3 रेजिस्टेंस कनेक्टेड हैं। बता सकते हैं कौन कौन से? ए से डायरेक्टली 3 रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। वन इज R1, अनदर इज R2 एंड अनदर इज R4। ये जो तीनों रेजिस्टेंस हैं ये बेसिकली ए से ही कनेक्टेड है, क्योंकि जो R4 है वो डी पॉइंट से कनेक्ट है, डी सी से कनेक्टेड, सी पे एक रेजिस्टेंस है, और ये अल्टीमेटली ए से कनेक्टेड है। तो ये पूरा जो चीज है ये एक ही पोटेंशियल पर है। तो मैं ए से डायरेक्टली 3 रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकता हूं। तो मैं पॉइंट ए यहाँ पे मार्क करूंगा, और पॉइंट ए से मैं 3 रेजिस्टेंस ड्रॉ करूंगा। पहला मैं ड्रॉ करूंगा R1 विच इज बेसिकली 3 ओम। उसके बाद मैं R2 ड्रॉ करूंगा विच इज 6 ओम, R2 इज इक्वल टू 6 ओम, ठीक है। Then I will draw another resistance which is R4 which is equal to 30 ohm. Okay. उसके बाद देखिए कि अगर आप केयरफुली देखें तो R1 और R2 एक पॉइंट पर जुड़ गए विच इज E। तो मुझे R1 और R2 को जोड़ना है और उसको E पॉइंट मार्क करना है। तो मैंने R1 R2 को जोड़ दिया और उसको E पॉइंट मार्क कर दिया। अब E से एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है R3, ये R3 कनेक्टेड है विच इज इक्वल टू 8 ओम, और ये पॉइंट F है, और ये वाला रेजिस्टेंस भी F पॉइंट से जुड़ रहा है। तो इनको जोड़ देते हैं आइडियल वायर से, और ये दोनों पॉइंट मिलकर B तक चले गए। तो ये इसका इक्विवेलेंट सर्किट बन गया। नाउ यू कैन सी R1 एंड R2 आर इन पैरेलल एंड दैट पैरेलल कॉम्बिनेशन इज इन सीरीज विद R3। और ये जो ऊपर पूरा जो ब्रांच बन रहा है वो नीचे वाले R4 के साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो यहाँ से आप इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। R1 एंड R2 आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, are in
पैरेलल कॉम्बिनेशन, दे आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके, तो ये हमारा ये पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया। तो यहाँ से मैं r डैश निकाल सकता हूँ, r डैश इज इक्वल टू 1/6 प्लस 1/3, ये 6 हो गया हमारे पास, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। ठीक है, तो r डैश मेरे पास आएगा 6/3 एंड इट विल बी 2 ओम। ठीक है, अब 2 ओम एंड 8 ओम आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन, तो यहाँ से हम r डबल डैश निकाल सकते हैं। r डबल डैश होगा हमारे पास 2 ओम प्लस 8 ओम एंड इट विल बी 10 ओम। अब ये 10 ओम और 30 ओम आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, यानी कि मेरे पास जो फाइनल ये बनेगा ये तो 10 ओम हो गया r डबल डैश, इसके नीचे जो है ये 30 ओम का हो गया रेजिस्टेंस, और ये मेरे पॉइंट ए और बी हो गए। यहाँ से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप ये आगे आप खुद कर लेंगे। 30 ओम, R double dash and R4 are in parallel combination, तो you can find out the equivalent resistance। ठीक है, आप इसका equivalent resistance कैलकुलेट कर सकते हैं, इजी है ये कैलकुलेशन। ओके, इसका जो आंसर आएगा वो बेसिकली 15/2। ठीक, कितना, हाउ मच इज द आंसर? 30/4। 15/2 ओम। 15/2। ओके, चलिए नेक्स्ट करें फिर। यस नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। तो हमारे पास जो इसका R इक्विवेलेंट आ जाएगा, मैं सिर्फ आंसर लिख देता हूँ इसका, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 15/2 ओम। ठीक है, दैट इज 7.5 ओम। चलिए अगला प्रॉब्लम करते हैं। अगला प्रॉब्लम जो है वो एमीटर पे बेस्ड होते हैं कुछ प्रॉब्लम, वो मैं आपको कराता हूँ। नेक्स्ट प्रॉब्लम, देखो in figure X, Y and Z are ammeters, and Y reads 0.5 एम्पियर। ठीक है, तो what are the readings in ammeter X and Z। ठीक है, सेकेंड पार्ट है what is the total resistance of the circuit? What is the total resistance of the circuit? ओके, तो ये मैं सर्किट ड्रॉ कर रहा हूँ। ये 6 ओम हो गया, यहाँ पे वाई अमीटर लगा हुआ है, ये आपका 3 ओम हो गया, यहाँ पे जो अमीटर लगा हुआ है वो Z लगा हुआ है, ये आपस में ज्वाइन है। ये जो रेजिस्टेंस है इससे आगे वो 2 ओम का है। ठीक है, ये जो अमीटर लगा हुआ है वो X है, और ये पूरा सिस्टम एक बैटरी से कनेक्टेड है। You need to find the reading of X, Y, Z। Y की रीडिंग गिवन है, इट्स 0.5 एम्पियर, निकालिए। सर Z की रीडिंग आ रही है 1 एम्पियर। ठीक है, देखो ये देखते हैं कि यहां से करंट I फ्लो हुआ, यानी कि X जो रीड करेगा वो करंट I रीड करेगा। ठीक है, अब ये करंट डिवाइड हो गया, मान लो ये मैंने I1 ले लिया और ये करंट I2 ले लिया।
दोबारा से ये कंबाइन हो जाएगा I1 I2, ठीक है, कंबाइन हो जाएगा और ये दोबारा से बैटरी से जितना करंट आया बैटरी के पास चला जाएगा। तो अगर मैं बोलूं रीडिंग ऑफ एक्स जो है वो I के बराबर होगी, रीडिंग ऑफ एक्स जो है वो इक्वल टू I होनी चाहिए, मुझे I की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अच्छा, रीडिंग ऑफ y जो है इट इज इक्वल टू I1 एंड इट इज इक्वल टू 0.5 एम्पियर, इट इज गिवन, ये गिवन है। इसी तरीके से रीडिंग ऑफ z ये I2 के बराबर होगी, मुझे I और I2 की वैल्यू निकालनी है। तो मैं ये जानता हूं कि टोटल करंट को रेजिस्टेंस के टर्म्स में कैसे हम एक्सप्रेस करते हैं, हाउ वी एक्सप्रेस द करंट इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस। देखो, अगर मैं कहूं कि I1 क्या होगा, I1 जो है वो इनवर्स रेशियो में डिवाइड होगा, तो I1 की जो वैल्यू होगी वो होगी 3, फिर नीचे 6 + 3 इंटू टोटल करंट I। तो यहां से मैं फाइंड आउट कर सकता हूं, ये फार्मूला याद है सबको, ठीक है। तो I1 की वैल्यू मुझे जो गिवन है वो 0.5 गिवन है, ये 3 हो गया, ये 9 हो गया, ये I हो गया, ठीक है, ये 3 हो जाएगा। तो I की जो वैल्यू आएगी वो 1.5 एम्पियर्स, यानी कि जो X की रीडिंग होगी वो 1.5 एम्पियर के बराबर होगी। अब उसमें से क्या हुआ कि यहाँ से 1.5 एंटर कर रहा है इस जंक्शन पर, तो 0.5 ऊपर चला गया, तो बचा हुआ जो करंट है 1 एम्पियर वो किससे जाएगा, वो Z के थ्रू जाएगा या 3 ओम के रेजिस्टेंस के थ्रू जाएगा। अब तुम यहाँ पे मैं यूज कर सकता हूँ I = I1 + I2, ठीक है। तो मेरे पास जो I2 की वैल्यू आएगी वो I - I1 हो जाएगी एंड इट विल बी इक्वल टू 1। Okay, next question. In this circuit, shown in figure, a voltmeter reads 30 volt when connected across 400 ohm resistance. Calculate what the same voltmeter read, reads when it is connected 300 ohm resistance। ओके, सर्किट डायग्राम में ड्रॉ कर रहा हूँ। ये रेजिस्टेंस R1 ले लेते हैं, 300 ओम के बराबर है, ठीक है। देन वी हैव R2 विच इज इक्वल टू 400 ओम, ओके। और ये एक 60 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है, डिस्कनेक्टेड विद 60 वोल्ट बैटरी, ओके। अब क्या कर रहे हैं, इसके अक्रॉस एक वोल्ट मीटर मैंने कनेक्ट कर दिया, इसकी रीडिंग आपको दे रखी है 30 वोल्ट, 30 वोल्ट, ठीक है, इसकी रीडिंग 30 वोल्ट है। अब आपको ये बताना है कि अगर मैं इसको हटाकर, जैसे अभी जो ये कनेक्टेड है वो 400 ओम के अक्रॉस कनेक्टेड है, तो इसे यहाँ से डिसकनेक्ट करके मैं अगर इसको 300 ओम के अक्रॉस कनेक्ट कर दूं तो व्हाट विल बी द रीडिंग ऑफ दिस वोल्ट मीटर। ट्राई करिए, 90/4। कितना, 90/4। 90/4। यस सर।
नहीं नहीं गलत, 90/4, हाँ पहले कैलकुलेट करिए देखिए। असल में ये जो वोल्ट मीटर होगा इसका भी तो अपना रेजिस्टेंस होगा, क्योंकि अगर कोई भी हम डिवाइस बना रहे हैं तो वो वायर से बना होता है, तो इसका अपना रेजिस्टेंस होगा। तो हम ले लेते हैं कि लेट द रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्ट मीटर, लेट द रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर बी आर। ठीक है, तो अगर मैं इस सर्किट को रीड्रॉ करूं तो एक तरीके से ये सिचुएशन मेरे सामने आएगी बनकर कि ये R1 है 300 ओम, और ये R2 है विच इज 400 ओम, और इसके साथ एक रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड है R, और ये पूरा सिस्टम जो है वो 60 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है। तो जो पोटेंशियल ड्रॉप है R के अक्रॉस, वो आपको जो है वो कितना दे रखा है, 60 वोल्ट के बराबर दे रखा है। यानी कि अगर ये मैं 2 पॉइंट ले लूँ, ठीक है, तो इन 2 पॉइंट्स के बीच में, ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, इन 2 पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो कितना है, 30 वोल्ट के अक्रॉस है। अब हम ये जानते हैं कि पैरेलल में जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है वो सेम होता है, यानी कि मैं बोलूंगा कि पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस R and potential drop across resistance R2 will be same because in parallel combination जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है वो सेम होता है। तो अगर मैं इन पॉइंट्स को नाम दे दूं बेटा, ये मैंने ए बी बोल दिया और ये मैंने सी डी बोल दिया, तो सबसे पहला जो मैं कॉन्सेप्ट लगाऊंगा, मैं बोलूंगा इन पैरेलल कॉम्बिनेशन जो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ए बी है वही पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस सी डी होना चाहिए। दैट मीन्स जो R2 के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो भी कितना होगा, 30 वोल्ट के बराबर होगा। ठीक है, अब हम जानते हैं कि अगर हम इसको ब्रेक करें पोटेंशियल को, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल V1 और इसके अक्रॉस पोटेंशियल V2, और हम जानते हैं कि ये V1 और प्लस V2 का जो सम है इट शुड बी इक्वल टू 60 वोल्ट अप्लाइड वोल्ट। अब V2 हमें मालूम है, V2 जो है वो 30 वोल्ट के बराबर है, तो V1 हमारे पास आ जाएगा 30 वोल्ट, ये 60 वोल्ट हो गया, तो हमारे पास जो V1 आएगा वो 30 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, अब इससे फायदा क्या होगा, ठीक है, इससे हम ये समझ सकते हैं कि मान लीजिए इससे जो करंट फ्लो हो रहा है, ये करंट फ्लो कराया मैंने I, जो करंट बैटरी से फ्लो हो रहा है I, वो पूरा का पूरा R1 के थ्रू जाएगा, लेकिन ये करंट बढ़ जाएगा, ये करंट यहाँ पे इस जंक्शन C पर आकर डिवाइड हो जाएगा। मान लीजिए I2 ऊपर चला गया और I1 नीचे चला गया। तो अब अगर मुझे V1 मालूम है पोटेंशियल, मुझे मालूम है कि V1 जो है वो ऐसे भी लिख सकते हैं I इंटू R1, तो मैं यहाँ से वो करंट की वैल्यू निकाल सकता हूँ जो बेसिकली बैटरी से फ्लो हो रही होगी। कहाँ से फ्लो हो रहा होगा, बैटरी से फ्लो हो रहा होगा। तो यहाँ से देखिए मैं V1 जो है I की वैल्यू निकालूंगा, तो V1 मेरे पास कितना है 30, I मुझे निकालना है, और R1 जो है वो 300 है, तो मेरे पास जो I आएगा वो आएगा 30/300 यानी कि 1/10। तो मेरे पास जो है 1/10 एम्पियर करंट बैटरी से फ्लो हो रहा है। ये 1/10 करंट फ्लो हुआ और ये जंक्शन C पर पहुंचा। अब ये करंट जंक्शन C पे जाके डिवाइड होना चाहिए, तो मुझे I1 की वैल्यू चाहिए और I2 की वैल्यू चाहिए। अगर ये ऊपर वाला रेजिस्टेंस मुझे मालूम होता तो मैं डायरेक्ट फार्मूला लगाकर I1 I2 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता था, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे इस R2 की वैल्यू नहीं मालूम है। तो मैं एक अप्रोच ये लगाऊंगा कि जो CD के अक्रॉस पोटेंशियल है वो बेसिकली क्या होगा, I1 इंटू R2, I1 इंटू R2, जो करंट R2 में जा रहा है उसे मैं मल्टीप्लाई कर दूं। तो देखिए मैं पहले यहाँ से I1 की वैल्यू निकालूंगा, स्लाइड चेंज कर रहा हूँ। तो कैलकुलेशन फॉर I1, कैलकुलेशन ऑफ I1, तो मैं बोलूंगा पोटेंशियल अक्रॉस CD इज इक्वल टू I1 R2। पोटेंशियल अक्रॉस CD
30 वोल्ट है, I1 मुझे निकालना है और ये हो गया 400। तो यहाँ से जो मेरे I1 की वैल्यू आएगी वो 30/400 आएगी, ठीक है। तो ये 3/40 एम्पियर आ जाएगा। जब मुझे I1 की वैल्यू पता चल गई तो आई कैन इजिली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ I2, ठीक है। तो I2 की वैल्यू कैलकुलेट करिए और R की वैल्यू कैलकुलेट करिए। मतलब R मुझे जो है रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर कनेक्ट जो है वो कैलकुलेट करना है। तो वो कैसे होगा वो हमें कैलकुलेट करके दिखाना है। ट्राई करिए। अच्छा, इसमें एक अप्रोच और भी हो सकती है। चलो ये तो I1 आ गया, इसमें एक अप्रोच देखो, पिछली स्लाइड में हम एक चीज और कर सकते हैं। हमने कहा कि इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है 300 के ऊपर वो 30 वोल्ट है, वो 30 वोल्ट है, और इसके अक्रॉस भी 30 वोल्ट है। यानी कि R और R2 का इक्विवेलेंट जो है वो 300 ओम के बराबर होना चाहिए। क्योंकि देखो 60 वोल्ट मैंने अप्लाई करा तो 30 वोल्ट इसके अक्रॉस यूज हो गया और 30 वोल्ट इस दोनों के कॉम्बिनेशन के अक्रॉस यूज हो रहा है। तो ये बात क्लियर है कि इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो 300 ओम है। तो वो अप्रोच ज़्यादा इजियर हो जाएगी एज कंपेयर टू दिस वन के हम करंट की वैल्यू निकालें। तो मैं लिख सकता हूं द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ R2 and R will be 300 ohm, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूं R डैश इज इक्वल टू R2 प्लस R। यहाँ से R डैश की जो वैल्यू आएगी मेरे पास आएगी R2R डिवाइडेड बाई R2 प्लस R। अब R डैश जो है वो 300 के बराबर है, R2 जो है वो 400 के बराबर है, R हमें निकालना है जो कि रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर है। तो 400 प्लस R, ठीक है। यहाँ से आप इसको सॉल्व करिए तो 300 इंटू 400 प्लस R इज इक्वल टू 400 R। आप इसको सॉल्व करेंगे तो R की वैल्यू जो है वो 1200 ओम आएगी। यानी कि वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस है वो 1200 ओम है। अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा कि जो वोल्ट मीटर के रेजिस्टेंस होते हैं वो काफ़ी हाई होते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जो वोल्ट मीटर के रेजिस्टेंस होते हैं वो काफ़ी हाई होते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब ये क्यों होते हैं इसका रीज़न मैं आपको बाद में बताऊंगा जब ये इंस्ट्रूमेंट पढ़ाऊंगा। वोल्ट मीटर अमीटर मैं आपको सेपरेट टॉपिक पढ़ाऊंगा, ठीक है। तब हम इसको डिस्कस करेंगे कि वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस हाई क्यों होना चाहिए। इनफैक्ट जो आइडियल वोल्ट मीटर होते हैं उनका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होना चाहिए। ओके, अब आप क्या करें कि आप इस 1200 ओम को जो है वो किसके अक्रॉस कनेक्ट करते हैं। अब आपको आर का पता चल गया तो अब बहुत सिंपल सी बात है। अब आपका नया सर्किट क्या बन जाएगा? नया सर्किट बन जाएगा आपका जो R1 रेजिस्टेंस है वो 300 ओम है, ठीक है। और जो आपका R2 रेजिस्टेंस है वो 400 ओम है, ठीक है। और आपने जो वोल्ट मीटर है वो बेसिकली 300 ओम के अक्रॉस अप्लाई कर दिया। यानी कि आपने एक तरीके से ये जो R रेजिस्टेंस था जो कि 1200 ओम था या 1200 ओम था वो 300 ओम के अक्रॉस अप्लाई कर दिया और इसके अक्रॉस आपने एक सेल कनेक्ट कर दिया जो कि 60 वोल्ट का है। नाउ यू नीड टू फाइंड आउट द रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर। तो सिंपल सी बात है, पहले आप इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालिए और करंट निकालिए। तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? ये दोनों अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो गए तो इनका इक्विवेलेंट निकालिए। ये इसके साथ 400 के साथ सीरीज में हो जाएगा। उसके बाद आप इसका करंट निकाल सकते हैं। फिर आप ये देखेंगे कि इस आर में से जो वोल्ट मीटर है इसमें से कितना करंट पास हो रहा है। तो चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं इसको। तो इसका इक्विवेलेंट हम कैलकुलेट करते हैं। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ R एंड R1, ठीक है। तो मैं इसको R डबल डैश ले लेता हूँ, दोनों पैरेलल में है। तो एक तो R हो गया, ये R1 हो गया, ठीक है। यहाँ से मैं सॉल्व कर सकता हूँ R डबल डैश इज इक्वल टू 1/1200 प्लस 1/300। ओके,
दोनों वैल्यू मैंने पुट कर दी, एलसीएम ले लिया 1200 1 प्लस 4 है ना। तो आर डबल डैश जो है वो मेरे पास कितना आएगा, ये आ गया। अब ये जो है वो पैरेलल वो सीरीज कॉम्बिनेशन में है, आर डैश एंड आर टू आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन, आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन, आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है, ये हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन में है। तो इस सर्किट का जो आर इक्विवेलेंट आएगा वो 1200/5 प्लस आर टू जो है वो 400 ओम के बराबर है। यहाँ से आई इक्विवेलेंट, फिर आई निकालेंगे, आई जो है वो आएगा हमारा आर वी बाई आर इक्विवेलेंट, ठीक है, ये हमारे पास आएगा वी बाई आर इक्विवेलेंट, ठीक है, दिस इज वी बाई आर इक्विवेलेंट आ जाएगा हमारे पास आई। इसके बाद आप सर्किट में I1 I2 निकाल लेंगे, मैं पीछे प्रीवियस स्लाइड आपको रेफर करा रहा हूँ, ठीक है। अब ये जो करंट आई फ्लो होगा इसमें, ठीक है, ये करंट इस जंक्शन पे आके डिवाइड होगा, मान लो I1 इससे चला गया और I2 इससे चला गया, तो जो पोटेंशियल रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर होगा बेसिकली, फिर हम क्या करेंगे, I2 की कैलकुलेशन करेंगे क्योंकि हमने इसमें से I2 करंट माना हुआ है, ठीक है। I2 की कैलकुलेशन के बाद रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर होगा, जो उसमें से करंट जा रहा है I2 इंटू R, या फिर रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर होगी, रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर जो होगा वो बेसिकली आप ऐसे भी निकाल सकते हैं I1 इंटू R1, क्योंकि ये देखिए मैं दोबारा से सर्किट रेफर करूंगा, क्योंकि ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में है, तो जो पोटेंशियल इसके अक्रॉस होगा वही पोटेंशियल इसके भी अक्रॉस होगा। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्यूशन आप करेंगे, मैं नेक्स्ट टॉपिक करना स्टार्ट कर रहा हूँ किरचॉफ लॉ, ठीक है, किरचॉफ रूल्स स्टार्ट करते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट हेडिंग है किरचॉफ लॉ फॉर इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। इलेक्ट्रिकल नेटवर्क, इसमें बेसिकली दो रूल हम पढ़ते हैं। पहले किरचॉफ फर्स्ट लॉ है जिसको हम जंक्शन रूल भी बोलते हैं। तो पहला है हमारा किरचॉफ फर्स्ट लॉ, या दूसरा नाम है जंक्शन रूल। पहले इसका स्टेटमेंट लिख लेते हैं, फिर इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं और इस पर न्यूमेरिकल करेंगे। ओके, राइट डाउन। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, according to this law, the algebraic sum of current meeting at a junction is 0, ठीक है, that is summation of I is 0 at junction, या आप बोल सकते हैं कि जंक्शन पे कोई चार्ज एक्यूमुलेशन नहीं होता। इसमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक तो हमने जो टर्म यूज़ किया है वो एल्जेब्रिक सम यूज़ किया है, और जो सम है वो 0 के बराबर है। एक्चुअली ये
जो डिस्कशन है ये हम पहले भी कर चुके हैं कि मान लीजिए अगर मैंने आपको कुछ इस तरीके का एक नेटवर्क प्रोवाइड किया, मान लो पैरेलल कॉम्बिनेशन मैंने आपको प्रोवाइड किया, एक रेजिस्टेंस R1 है, एक रेजिस्टेंस R2 है, ठीक है, ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में और एक सेल के थ्रू कनेक्टेड है। ठीक है, यहाँ पे दो जंक्शन है, यानी कि दो, एक जंक्शन ये है एट ए और ये बी जंक्शन, ए एंड बी आर जंक्शंस, ए एंड बी आर जंक्शंस। ठीक है, तो मान लीजिए इससे कोई करंट फ्लो होता है, आई करंट, ये करंट जंक्शन पे पहुंचता है तो ये करंट डिवाइड हो जाएगा I1 I2 अकॉर्डिंग टू द रेजिस्टेंस। जिस ब्रांच का रेजिस्टेंस कम होगा उसमें से ज्यादा करंट जाएगा और जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसमें से कम करंट जाएगा। तो मैं एक चीज तो ये लिख सकता हूं कि एट जंक्शन ए तो मैं बोलूंगा अप्रोचिंग करंट इज इक्वल टू लीविंग करंट, आई इज इक्वल टू I1 प्लस I2। इसका मतलब चार्ज एक्युमुलेशन एट जंक्शन ए, ठीक है। अब देखो ये जो एक्सप्रेशन है I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, इसको हम मैथमेटिकली दो तरीके से और एक्सप्रेस कर सकते हैं। हम इसको लिख सकते हैं I इज माइनस I1 माइनस I2 इज इक्वल टू 0। एक अप्रोच तो ये हो सकती है, ठीक है, सिंपल मैथमेटिक्स है। या फिर हम इसको लिख सकते हैं माइनस I प्लस I1 प्लस I2, सॉरी, ये हम इसको लिख सकते हैं। मैथमेटिकली दोनों ही अप्रोच वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब आप इन दो इक्वेशंस को देखेंगे तो दो तरीके के साइन कन्वेंशन आपके सामने आएंगे। पहला, अगर आप पहली इक्वेशन देखें, फर्स्ट इक्वेशन, तो आप बोलोगे साइन कन्वेंशन ऐसा होना चाहिए कि जो जंक्शन पे करंट अप्रोच कर रहा है, अब जंक्शन पे कौन सा करंट अप्रोच कर रहा है, आई अप्रोच कर रहा है, तो हमने उसको क्या लिया, पॉजिटिव, ठीक है। अब जंक्शन से करंट I1 जो और I2 जो है वो दूर जा रहा है, तो हमने उसको ले लिया निगेटिव और हमने उनका एल्जेब्रिक सम कर दिया। एल्जेब्रिक सम का मतलब होता है ऐसा सम जो प्रॉपर साइन के साथ कराया जाए, है ना, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा या माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ऐसे सम को हम एल्जेब्रिक सम बोलते हैं। अच्छा, दूसरा जो साइन कन्वेंशन दिमाग में आता है वो ये आता है कि आपने अप्रोचिंग करंट को निगेटिव ले लिया, ठीक है, और जो लीविंग करंट है उसको पॉजिटिव ले लिया। मैथमेटिकली दोनों बातें ठीक हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें प्रॉब्लम्स को करने के लिए किसी एक बात को मान के आगे बढ़ना पड़ेगा, है ना। अब क्योंकि मैं ये बात इसलिए बता रहा हूं कि जब आप किरचॉफ पढ़ेंगे, चाहे वो जंक्शन रूल है या इसका नेक्स्ट रूल है, सेकंड रूल, वहां पे दो तरीके के साइन कन्वेंशन हमेशा अराइज होंगे और डिफरेंट टीचर्स डिफरेंट कन्वेंशन यूज करते हैं या डिफरेंट बुक्स डिफरेंट कन्वेंशन यूज करते हैं। तो हम एक चीज फिक्स कर लेंगे और हम उसके अकॉर्डिंग ही सारे प्रॉब्लम्स करेंगे। किरचॉफ की प्रॉब्लम डिफिकल्ट नहीं होती, लेकिन किरचॉफ की प्रॉब्लम हम जब डिफरेंट साइन कन्वेंशन से करना स्टार्ट कर देते हैं तब ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होता है और हम प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाते, ठीक है। तो बेटर है कि एक फिक्स कर ले। तो अब हम जो फिक्स कर लेते हैं वो ये वाली बात फिक्स कर लेते हैं, हम कहते हैं कि द करंट अप्रोचिंग टू द जंक्शन इज कंसीडर एज पॉजिटिव एंड करंट लीविंग द जंक्शन विल कंसीडर एज नेगेटिव। बातें दोनों ठीक थी, लेकिन कहीं ना कहीं हमें एक बात पे जो है वो कंसीडर करनी पड़ेगी। तो हम कन्वेंशन क्या बनेगा, साइन कन्वेंशन हमारा, साइन कन्वेंशन बना करंट अप्रोचिंग टू द जंक्शन, करंट अप्रोचिंग टुवर्ड्स जंक्शन will consider as positive, will consider as positive, ठीक है। तो जो जो करंट जंक्शन के पास पहुंचेगा उसको क्या कंसीडर किया जाएगा, पॉजिटिव कंसीडर किया जाएगा, पॉजिटिव, ओके। एंड द करंट लीविंग द जंक्शन विल कंसीडर एज नेगेटिव, and the current
leaving the junction will consider as सर एक बार प्रीवियस स्लाइड दिखाना। देख लो, कंसीडर एज नेगेटिव। मैं ये स्टेटमेंट कंप्लीट कर दूं फिर दिखाता हूँ। ठीक है, तो जो करंट जंक्शन को अप्रोच करेगा वो पॉजिटिव माना जाएगा और जो करंट जंक्शन को लीव करेगा वो नेगेटिव माना जाएगा। अब ये हमारा साइन कन्वेंशन फिक्स है और हम सारी कैलकुलेशन इसी के अकॉर्डिंग करेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप। सर ठीक है, तो अब हमारे पास क्या हुआ, अपने सर्किट के हिसाब से I1 माइनस I2 इज इक्वल टू 0। इसको लिख सकते हैं एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट एट अ जंक्शन इज 0। क्या अब क्लियर है आपको स्टेटमेंट? मान लो एक सर्किट और ले लेता हूं इस तरीके का। मान लो मैंने ये दो वायर जोड़ दिए यहाँ पे, ये जंक्शन है, इट्स अ जंक्शन, और यहाँ पे मैंने डिफरेंट करंट मार्क कर दिए। सपोज आई मार्क I1, I2, I3 एंड I4। तो इसमें कौन सा करंट पॉजिटिव होगा, कौन सा नेगेटिव होगा, और उनका एल्जेब्रिक सम 0 होना चाहिए जंक्शन पर। तो मैं यहाँ पे इक्वेशन लिखूंगा। देखो I1 अप्रोच कर रहे हैं, बाकी सारे करंट लीव कर रहे हैं, तो जो मेरी इक्वेशन होगी यहाँ पर वो होगी I1 पॉजिटिव होगा अप्रोचिंग करंट, माइनस I2 माइनस I3 माइनस I4, इन सब का सम जो है वो 0 होना चाहिए। एक जो इंपॉर्टेंट चीज है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जस्टिफिकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ, जस्टिफिकेशन ऑफ जंक्शन रूल, ये बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। पूछ लिया जाता है कि इन लॉ का बेसिकली जस्टिफिकेशन क्या है। तो इसका जो जस्टिफिकेशन है वो है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। बहुत सिंपल सी बात है। मान लो अगर हमने ये सर्किट बनाया और हमने कहा कि ये जो यहाँ पे करंट डिवाइड हो जाएगा, एक सर्किट हम ड्रॉ कर लेते हैं। हमने ये सर्किट ड्रॉ की R1 R2, ठीक है। अब यहाँ पे करंट अप्रोच कर रहा है, तो जितने चार्ज इस जंक्शन पे पहुंचेगा वही चार्ज जो है वो डिवाइड हो जाएगा। तो क्योंकि जंक्शन पे तो कोई चार्ज एक्युमुलेशन हो नहीं रहा, तो जितना चार्ज जंक्शन पे पहुंच रहा है वो चार्ज जो है वो डिवाइड हो जाएगा। तो क्या हुआ, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है। जितना चार्ज जंक्शन पे पहुंचा उतना चार्ज जो है वो डिवाइड हो गया, कोई नया चार्ज क्रिएट नहीं हुआ। तो दिस लॉ इज सिंपली, लिख लीजिए जस्टिफिकेशन में, दिस लॉ इज simply a statement of conservation of charge। क्या है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ओके, क्लियर है? अब दूसरी बात, अब इस पे न्यूमेरिकल करते हैं। चलिए, न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन जंक्शन रूल। न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन जंक्शन रूल। वैसे तो प्रॉब्लम में ये कंबाइनली लगता है, लेकिन अभी फिलहाल क्योंकि मैं आपके साथ इनिशियली डिस्कशन कर रहा हूं तो अलग अलग प्रॉब्लम कराऊंगा। ठीक है, फिगर शोज अ नेटवर्क of current the magnitude of the current is shown find the value of current, find the value of I
इसमें कोई करंट आई है, उसकी वैल्यू निकालनी है, सर्किट बना रहा हूँ। फाइव एम्पियर, 15 एम्पियर, 3 एम्पियर और आई। बताइए आई की वैल्यू क्या होगी? सर 23। हाँ, 23। तो बेसिकली अगर आप देखें कि ये जो वायर है ये तो सारा शॉर्ट सर्किट है ना, ये तो आइडियल वायर से जुड़े हुए हैं सारे। ये तो अगर मैंने एक सिंगल वायर बना दिया तो वो आइडियल वायर है, तो मैं इस सर्किट को सिंपली इस तरीके से रीड्रॉ कर सकता हूँ। ये बेसिकली एक ही पॉइंट है यहाँ पर। अब इस पे क्या है, 15 एम्पियर अप्रोच कर रहा है, इधर से 3 एम्पियर अप्रोच कर रहा है और इधर से जो है मेरा 5 एम्पियर अप्रोच कर रहा है। तो ये सारा चार्ज जुड़ जाएगा, यानी कि मैं लिखूंगा, स्क्रीन सबको विजिबल है ना? यस सर। यस सर। यस सर। आपके साथ ही यस सर। ठीक है, चलिए चलिए, पहले सर्किट बना लो, उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे। बनाते जाइएगा। ये हमारा सर्किट हो गया। बाकी एक ये रेजिस्टेंस है, ये अर्थिंग कर दी है, इसमें 5 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। इसी तरीके से इसमें जो है वो I1 करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ से 15 एम्पियर। यहाँ कुछ जंक्शन के नाम लिख दिए गए, ये A है, ये B है, ये D हो जाएगा, ये आपका C हो जाएगा, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ I1, I2, I3 एंड I4 इन द सेक्शन ऑफ ए नेटवर्क शोन इन फिगर। तो है आपका कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ I1, I2, I3 एंड I4, 4 अननोन है, एंड I4 in the section of network, section of network in figure। ठीक है, निकालिए क्या हो। देखिए 4 अननोन है और हमारे पास 4 जंक्शन भी हैं। अगर देखा जाए, एक जंक्शन हमारे पास A है, एक जंक्शन B है, एक D है और एक C है। तो 4 जंक्शन है तो 4 इक्वेशन बन सकती हैं और हमारे पास 4 अननोन है, तो मैथमेटिकली ये प्रॉब्लम सॉल्व किया जा सकता है। तो इफ आई टॉक अबाउट एट जंक्शन A, अगर मैं जंक्शन A की बात करूं, तो जंक्शन A पर ये बात मेरे समझ में आती है कि जो अप्रोचिंग करंट है 15 एम्पियर, उसमें से कुछ हिस्सा जो है वो ये चला गया 8 एम्पियर का, तो जो बचा हुआ करंट है वो I2 हो जाएगा। तो मैं एट जंक्शन A लिख सकता हूं 15 एम्पियर इज इक्वल टू 8 एम्पियर प्लस I2, और यहां से अगर मैं सॉल्व करता हूं तो मेरे पास जो I2 आएगा वो आएगा 15 माइनस 8 एंड दैट विल बी 7 एम्पियर। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है आपको? अंडरस्टैंड? अब देखिए सर रिपीट करना। देखो जंक्शन ए पे, देखो जंक्शन ए पे अगर आप फोकस करते हो तो जंक्शन ए पर क्या हो रहा है, 15 एम्पियर करंट इधर से आ रहा है, 8 एम्पियर इधर चला गया, तो बाकी बचा हुआ करंट इस रेजिस्टेंस के थ्रू जाना चाहिए। तो अगर 15 ए पर पहुंच रहा था, 8 इधर चला गया, तो बचा कितना, 7 एम्पियर, यानी कि I2 की जो वैल्यू है वो 7 एम्पियर है।
अब ये I2 जो है वो B पे अप्रोच कर रहा है, B पे चला गया, B पे 3 एम्पियर भी आ रहा है। तो एट जंक्शन B, एट जंक्शन B, अगर B की बात करें तो B पर हमारा जो करंट है I3, आउट गोइंग करंट इज इक्वल टू इनकमिंग विच इज I2 प्लस 3 एम्पियर। तो अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो 7 एम्पियर प्लस 3 एम्पियर एंड इट विल बी 10 एम्पियर। चलिए दो अननोन हमें पता चल गए, 10 एम्पियर हो गया करंट, I3 10 एम्पियर है। अब जरा जंक्शन डी और की बात करते हैं, सी की बात नहीं कर सकते पहले। अगर मैं सी की बात करूंगा तो सी जंक्शन पर मेरे पास I3 तो मुझे पता चल गया कि 10 एम्पियर है, अभी मैंने कैलकुलेट कर लिया, लेकिन मुझे I1 भी नहीं मालूम है और मुझे I4 भी नहीं मालूम है। तो एट जंक्शन सी वी हैव टू अननोन, तो अभी इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता। तो पहले हम जंक्शन डी देखेंगे। एट जंक्शन डी, एट जंक्शन डी, अगर हम जंक्शन डी की बात करें तो डी पे 8 एम्पियर करंट अप्रोच कर रहा है और 5 एम्पियर भी उससे दूर जा रहा है और 4 एम्पियर भी दूर जा रहा है। तो 5 एम्पियर इधर चला गया और 4 एम्पियर इधर चला गया। तो मैं लिख सकता हूँ एट जंक्शन डी आई कैन राइट डाउन 8 एम्पियर इज इक्वल टू 5 एम्पियर प्लस I4। तो अगर मैं I4 सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आएगा 8 माइनस 5 एंड इट इज इक्वल टू 3 एम्पियर, ये 3 एम्पियर के बराबर आ जाएगा। ओके, I4 पता चल गया। अब बात करते हैं एट जंक्शन सी। एट जंक्शन सी, अगर हम सी की बात करें, एट सी पर क्या होगा देखो, I4 अप्रोच कर रहा है, I3 भी अप्रोच कर रहा है, I1 लीव कर रहा है। तो मैं बोलूंगा एट जंक्शन सी I3 प्लस I4 शुड बी इक्वल टू I1। I3 मेरे पास कितना है 10 एम्पियर, I4 मेरे पास कितना है 3 एम्पियर, तो I1 जो है वो मेरे पास आ जाएगा 13 एम्पियर। ठीक है, तो ये इसका सॉल्यूशन होगा। नोट कर लीजिए, अगर कोई डाउट है तो पूछे, अदरवाइज वी विल कंटिन्यू विद नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम कर रहा हूँ, एक जेई मेंस का प्रॉब्लम कर लेते हैं, पिछले से पिछले साल पूछा गया है। Figure shows three resistances are connected with switch S. Switch S initially the switch is open. Switch open है, okay. When the switch S is closed, when the switch S is closed, find the current passed through it. ठीक है, तो यहाँ पे ये एक सर्किट का हिस्सा दे रखा है, इट्स नॉट अ कंप्लीट सर्किट, इट्स अ पार्ट ऑफ ए सर्किट। ओके, तो ये जो रेजिस्टेंस है वो 2 ओम है और इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल है ए पर वो 20 वोल्ट है। ठीक है, ये एक रेजिस्टेंस है 2 ओम का, ये स्विच एस है, ये अभी ओपन है और ये अर्थिंग शो कर रखी है, यानी कि 0 पोटेंशियल है, यानी कि अर्थिंग का मतलब 0 वोल्ट होता है।
इसी तरीके से ये इसका कुछ हिस्सा आगे की तरफ एक्सटेंडेड है। ये पॉइंट बी है जहाँ पे पोटेंशियल 5 वोल्ट है, ठीक है, और जो रेजिस्टेंस है वो 4 वोल्ट। तो सबसे पहले तो ये सर्किट समझ लेते हैं क्या, इट्स अ पार्ट ऑफ ए सर्किट। हो सकता है आगे कुछ और सर्किट हो, ऐसे बैटरी कनेक्ट हो, तो ये इट्स अ पार्ट ऑफ ए सर्किट, इट्स नॉट अ कंप्लीट सर्किट। अब मुझे आप एक बात बताओ कि ए पॉइंट पर अगर 20 वोल्ट पोटेंशियल है और यहाँ पे 5 वोल्ट पोटेंशियल है, यहाँ पे 20 वोल्ट है और यहाँ पे 0 वोल्ट है, तो करंट का डायरेक्शन किधर से किधर फॉलो होगा? क्या करंट 20 से 5 की तरफ जाना चाहेगा या 5 से 20 की तरफ आएगा? करंट फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो यहाँ पे हम ये एक सिचुएशन कंसीडर कर सकते हैं कि यहाँ पर ये करंट आई फ्लो हो रहा है, ठीक है, क्लियर है? ये करंट आई फ्लो हो रहा है, यानी कि 2 ओम के रेजिस्टेंस से जो करंट फ्लो हो रहा है वो आई फ्लो हो रहा है। इसका मतलब इस 2 ओम के अक्रॉस कुछ तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा V1, जो कि होगा I इंटू 2 ओम, कुछ पोटेंशियल ड्रॉप हो गया। यानी कि ये जो बीच में ये जो जंक्शन आपको दिखाई दे रहा है, जोड़ जो दिखाई दे रहा है यहाँ पे, इस पॉइंट को C में मार्क कर सकता हूँ, क्या इस पे पोटेंशियल 20 वोल्ट होगा या 20 से कम होगा? 20 से फ्लो होना है। जैसे करंट फ्लो हुआ तो इसके अक्रॉस विजिबल है आपको बोर्ड? यस सर। ठीक, यस सर। अभी कंप्लीट कराता हूँ इसको। देखिए, तो ए पर कुछ पोटेंशियल था 20 वोल्ट, 20 वोल्ट की वजह से करंट फ्लो हुआ, तो कुछ पोटेंशियल यहाँ पे ड्रॉप हो जाएगा V1 की फॉर्म में। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल C पे होगा वो V मान लेते हैं। लेट द पोटेंशियल एट जंक्शन C, let the potential at junction C is equal to V के बराबर है। अब इस V की वैल्यू 20 वोल्ट से कम होगी क्योंकि कुछ यूज हो गया होगा सर्किट में। अब ये वाला पार्ट मैं रब कर देता हूँ क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए था आपके लिए। अच्छा, जब ये स्विच ओपन है, एस ओपन है, अभी हमने क्लोज नहीं किया है, स्क्रीन विजिबल नहीं है सर। वेट कर लो। अभी विजिबल हुई सबको स्क्रीन? यस सर। ठीक है, चलिए। तो ये जंक्शन सी है। अब जब जंक्शन सी पे करंट पहुंचेगा तो वो नीचे नहीं जा सकता क्योंकि ये क्या है, ओपन सर्किट है, और ओपन सर्किट का जो रेजिस्टेंस है वो इनफाइनाइट होता है, तो नीचे कोई भी करंट नहीं जाएगा, यानी कि सारा का सारा करंट इसके थ्रू पास हो जाएगा। लेकिन हमारी प्रॉब्लम ये नहीं है, हमारी प्रॉब्लम ये है कि जैसे ही ये स्विच बंद किया जाएगा तो अब ये क्या हो गया, क्लोज सर्किट हो गया। तो ये जो करंट जो जंक्शन पे पहुंच रहा है ये डिवाइड हो जाएगा। मान लो I1 इधर चला गया और I2 इधर चला गया, जंक्शन पे डिवाइड हो गया करंट, ठीक है। तो हमें जो वैल्यू निकालनी है वो I1 की वैल्यू निकालनी है कि I1 की बेसिकली वैल्यू कितनी होगी, कितना करंट जो है वो स्विच के थ्रू फ्लो होके अर्थ पे चला जाएगा। तो एट जंक्शन सी हम तो किरचॉफ लगाएंगे। एट जंक्शन सी, एट जंक्शन सी की अगर हम बात करें तो जो करंट I अप्रोच कर रहा है वो I1 प्लस I2 के बराबर होना चाहिए, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गई। अब I को कैसे लिखें, I1 को कैसे लिखें, I2 को कैसे लिखें? तो हम जानते हैं V इज इक्वल टू IR होता है, ओम्स लॉ, यानी कि हम I जो है वो चेंज इन पोटेंशियल अपॉन R लिख सकते हैं, डेल्टा V बाई R लिख सकते हैं। तो आप इस वाले हिस्से को देखिए पहले, ये वाला जो हिस्सा है
व्हाट इज द चेंज इन पोटेंशियल? 20 वोल्ट से V वोल्ट हो गया, तो मैं यहाँ पे I की जो वैल्यू लिखूंगा वो लिखूंगा 20 माइनस वी, और इस ब्रांच का रेजिस्टेंस कितना है 2 ओम। ये I की वैल्यू आ गई। I1 की वैल्यू क्या लिखूं? क्या मैं I1 की वैल्यू 5 माइनस वी लिखूं या V माइनस 5? इसका आंसर मुझे आपके एंड से ही चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप ही लोग मुझे बताइए कि मैं इसको V माइनस 5 लिखूं या 5 माइनस वी लिखूं, क्योंकि इसमें ऑर्डर चेंज नहीं होना चाहिए। अगर ऑर्डर चेंज हो गया तो, क्योंकि ये किरचॉफ रूल साइन पे डिपेंड है, तो अगर मैंने ऑर्डर चेंज कर दिया तो ये जो रूल है वो वैलिड नहीं रहेगा। देखो, करंट फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, जाहिर सी बात है इस जंक्शन सी से बी की तरफ करंट फ्लो हो रहा है, तो वी बड़ा है और ये 5 वोल्ट छोटा है, यानी कि वी की वैल्यू 20 वोल्ट से तो कम है लेकिन 5 वोल्ट से ज्यादा है। तो मैं जो वैल्यू लिखूंगा वो V माइनस 5 लिखूंगा। अगर मैं 5 माइनस वी लिख दूंगा तो ये I1 निगेटिव हो जाएगा और ये फिर इस रूल को सेटिस्फाई नहीं करेगा जो हमने जंक्शन रूल पढ़ा। तो ये खासकर आपको ध्यान रखना है इन प्रॉब्लम्स में कि आपका ऑर्डर चेंज नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आपका आंसर मैच नहीं करेगा। ये 4 आ गया। इसी तरीके से I2 की वैल्यू लिख दी है मैंने, मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ। चलो पहले I2 की वैल्यू लिख लेते हैं, I1 की वैल्यू लिख लेंगे यहाँ पे। तो I2 की वैल्यू हमारे पास होगी V माइनस 5/4 ओके। I1 की वैल्यू अगर हम लिखें तो V जो है वो 0 से बड़ा है, V जो पोटेंशियल है वो 0 से बड़ा है, तो यहाँ पे जो वैल्यू लिखी जाएगी वो क्या होगी? V माइनस 0 डिवाइडेड बाई इसका अपना रेजिस्टेंस कितना है 2। यहां से आप V की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। जब V की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी तो आपकी करंट I1 की भी वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। तो लेट्स सॉल्व इट। 20 माइनस V/2 V/2 प्लस V माइनस 5/4, ठीक है। इसको एलसीएम ले लेंगे और जब आप V के लिए सॉल्व करेंगे तो V यहाँ से सॉल्व करके आएगा 9 वोल्ट। कैलकुलेशन तो कर सकते हैं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ। V की जो वैल्यू आएगी वो 9 वोल्ट आएगी, यानी कि इस जंक्शन पे जो पोटेंशियल है वो 9 वोल्ट के बराबर है। अब मैं I की भी वैल्यू निकाल सकता हूँ, I2 की भी वैल्यू निकाल सकता हूँ, I1 की भी वैल्यू निकाल सकता हूँ, लेकिन मुझसे जो पूछा गया है वो I1 की वैल्यू पूछी गई है। तो I1 की वैल्यू होगी V माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2 and that is 9 minus 0 divided by 2 and it will be 9/2 which is 4.5 ampere। यानी कि जो स्विच से करंट फ्लो होगा वो 4.5 एम्पियर का करंट फ्लो होगा स्विच से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट रूल हम स्टार्ट करते हैं, किरचॉफ सेकंड रूल लॉ या फिर लूप रूल। मैं स्लाइड चेंज कर रहा हूं बेटा, एक बार देख लीजिए, अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। ओके, किरचॉफ सेकंड लॉ। सेकंड लॉ, इसका जो दूसरा नाम है वो है लूप रूल। ओके, पहले स्टेटमेंट लिख लेते हैं, उसके बाद फिर इसको समझेंगे और जो न्यूमेरिकल है वो करेंगे। The algebraic sum of the changes in potential in a complete traversal of a loop or mesh is 0, ठीक है। ये इसका स्टेटमेंट हो गया। इसको बहुत सिंपल एग्जांपल से समझते हैं, बाद में इसके फिर और कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे।
जैसे अब जब हमने सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ा था तो मैंने आपको कुछ एक एग्जाम्पल दिए थे वहां पे समझाने के लिए, तो वो एग्जाम्पल मैं दोबारा से ले लेता हूँ। देखो मैंने इसको 2 ओम ले लिया, इसको 3 ओम ले लिया और इसको मैंने 5 ओम ले लिया, ठीक है। और ये हमने यहाँ पे एक बैटरी 10 वोल्ट की लगा दी, ठीक है। करंट फ्लो करा दिया आई, करंट फ्लो हो रहा, ओके। अच्छा यहाँ पे जो पॉइंट है वो ए ले लेते हैं, ये बी पॉइंट हो गया, ये सी पॉइंट है और ये डी पॉइंट। तो कैन यू फाइंड आउट व्हाट आर द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 2 ओम 3 ओम एंड 5 ओम रेजिस्टेंस। तो आप बोलोगे जो करंट इस सर्किट में फ्लो हो रहा है वो हो रहा है 10 वोल्ट बाई आर इक्विवेलेंट। अब ये सारे सीरीज में है तो 10 वोल्ट डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3 प्लस 5 ओम एंड दैट विल बी 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। तो इफ आई कैलकुलेट V1 बेसिकली, इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप मैंने V1 माना, इसके अक्रॉस V2 माना, इसके अक्रॉस V3 माना, ठीक है। तो अगर मैं V1 कैलकुलेट करूं तो V1 बेसिकली है क्या, VB माइनस VA, सॉरी VA माइनस VB, क्योंकि A इज एट हायर पोटेंशियल, VA माइनस VB। तो बेसिकली ये चेंज ही तो है एक तरीके का, और ये वैल्यू आएगी, करंट की वैल्यू I है, रेजिस्टेंस की वैल्यू 2 है एंड दैट विल बी 1 into 2 दैट इज 2 वोल्ट, ओके। इसी तरीके से अगर मैं V2 कैलकुलेट करूं तो मैं लिखूंगा VB माइनस VC, बिकॉज VB इज एट हायर पोटेंशियल, तो I into 3 एंड दैट विल बी 3 वोल्ट्स। इसी तरीके से अगर मैं V3 कैलकुलेट करूं तो वो आएगा VC माइनस VD इज इक्वल टू 1 into 5 and that will be 5 volt, okay। तो यहाँ पे मैं एक चीज ये समझ पाया कि अगर मैं इन चेंजेस को ऐड कर लूं, सपोज अगर मैं चेंज करूं, मैं ऐड करूं VA माइनस VB प्लस VB माइनस VC प्लस VC माइनस VD, और ये सबका सम जो है वो 10 वोल्ट के बराबर है, यानी कि अप्लाइड वोल्टेज के बराबर भी, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं V1 प्लस V2 प्लस V3 इज इक्वल टू V, बैटरी का वो जो वोल्टेज है। इसको हम अगेन दो तरीके से लिख सकते हैं। वो दो तरीके क्या होंगे इसको लिखने के, मैंने बताया ना कि जंक्शन रूल में बेसिकली दो तरीके की सिचुएशन अराइज होती हैं, तो ये हम सीरीज नेटवर्क में सीख चुके हैं, और यही बेसिकली जो है वो लूप रूल है। अब इसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं, मैं V को पॉजिटिव रख लूं, बाकी V1 V2 और V3 को नेगेटिव रख लूं, और इनका एल्जेब्रिक सम 0 शो कर दूं। एक इक्वेशन ये बनी जैसे जंक्शन में बन रही थी, ठीक है। और दूसरा मैं लिख सकता हूं कि V को नेगेटिव रख लूं, V1 को पॉजिटिव रख लूं, V2 को पॉजिटिव रख लूं और V3 को भी पॉजिटिव रख लूं, और ये 0 के बराबर रख लूं, ठीक है। एक अप्रोच तो ये हो सकती है। अभी हम डिसाइड करेंगे कि हम कौन सी फॉलो करने वाले हैं। सही दोनों है, सिर्फ साइन का ही फर्क है, ठीक है। अच्छा, इसको लिखने का एक तरीका और भी है, वो क्या तरीका हो सकता है, देखो पहली इक्वेशन मार्क कर लेता हूँ, ये दूसरी इक्वेशन मार्क कर लेता हूँ। मैं अभी पहली इक्वेशन उठाता हूँ, देखो स्लाइड चेंज कर रहा हूँ। तो पहली इक्वेशन अगर देखा जाए तो पहली इक्वेशन हमारे पास इस तरीके से फॉर्म हुई, V माइनस V1 माइनस V2 माइनस V3 इज इक्वल टू 0। मैं इसको इससे रीराइट भी तो लिख सकता हूँ, IR1 माइनस IR2 माइनस I3, कोई दिक्कत नहीं भाई, V1 V2 V3 की जगह मैंने IR1 और IR2 IR3 जो इसकी वैल्यूज थी वो लिख दी। या फिर दूसरी इक्वेशन थी हमारी V माइनस का प्लस V1 प्लस V2 प्लस V3, ओके, इज इक्वल टू 0। तो मैं इसको लिख सकता हूँ V प्लस IR1 प्लस IR2 प्लस IR3 इज इक्वल टू 0। ये हमारी दूसरी इक्वेशन हो गई।
अब हमें डिसाइड करना है कि हम कौन सी यूज़ करेंगे, और यही जंक्शन रूल है, वो सॉरी लूप रूल है। कैसे? लूप रूल का जैसे आप अगर रिफ्रेशर बुक्स पढ़ेंगे, एसएल वगैरह पढ़ेंगे, तो उसमें इस तरीके से बताया जाता है। देखो अभी तो एक अप्रोच तो ये थी कि हमने पोटेंशियल ड्रॉप निकाला और वो पोटेंशियल ड्रॉप का जो सम है वो अप्लाइड पोटेंशियल के बराबर होगा। अगर हम इसको इस तरीके से करें कि मान लो ये रेजिस्टेंस है मेरा R1, ठीक है, ये रेजिस्टेंस है R2, ये रेजिस्टेंस है R3, और हमने इसमें 20 वोल्ट की बैटरी लगा दी, करंट फ्लो I। समझ लेना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। A पॉइंट, B पॉइंट, C पॉइंट, D पॉइंट, और ये हमें मालूम है कि VA इज ग्रेटर देन VB इज ग्रेटर देन VC इज ग्रेटर देन VD, ये पोटेंशियल। अब इस सर्किट को मैं ट्रैवल करना स्टार्ट करता हूँ, यानी कि मैंने यहाँ से इस तरीके से एक लूप का डायरेक्शन ले लिया। ये जो रेड कलर का जो डायरेक्शन है, ये मेरा मूवमेंट दिखा रहा है सर्किट में कि मैं किस तरीके से मूव कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखो, बैटरी के आप निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव कर रहे हैं। अगर आप इस रेड एरो को देखें तो रेड एरो के अकॉर्डिंग आप बैटरी के निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं। तो इस केस में जो आपका V होगा वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि आप लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पे मूव कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि आप इसको ऐसे भी सोच सकते हैं कि जो फाइनल साइन है, आप निगेटिव से पॉजिटिव आए तो आपका जो फाइनल साइन है बैटरी का वो पॉजिटिव है, तो इसके साथ पॉजिटिव साइन आ जाएगा। अब आप यहाँ पे चले R1 के पास पहुंचे, R1 के पास जो करंट का डायरेक्शन है वो I1 है, ठीक है। आप A से B की तरफ मूव कर रहे हैं। आर यू मूविंग फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल? बताइए मुझे, आप हायर से लो पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं या लो से हाई की तरफ जा रहे हैं? हायर टू लोअर। हायर टू लोअर। और अगर मैं बोलूं कि चेंज निकालो, तो क्योंकि आप A से B मूव कर गए, मान लीजिए ये मैं इसको अलग से शो कर रहा हूं, यहाँ पे आप A से B मूव कर गए। वैसे तो मैं आपको डायरेक्टली साइन कन्वेंशन रटा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समझ के करोगे तो हमेशा याद रहेगा, दिक्कत नहीं होगी, है ना। इसलिए समझाना जरूरी है आपको। साइन कन्वेंशन तो आप याद कर लोगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। A से B जा रहे हैं, करंट का डायरेक्शन हमारा A से B है। तो ये जो रेड मार्क है वो मैंने इस तरीके से लगाया, तो आप A से B की तरफ मूव कर रहे हैं। तो अगर मैं चेंज निकालूं तो मैं लिखूंगा भाई VB माइनस VA, और ये VA माइनस VA निगेटिव होना चाहिए, क्योंकि मैं छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू माइनस कर रहा हूँ। अगर मान लो VA माइनस VB करता है, तो क्योंकि A इज एट हायर पोटेंशियल, B इज एट लोअर पोटेंशियल, तो हायर में से लोअर माइनस करोगे तो पॉजिटिव आंसर आएगा, और अगर लोअर में से हायर माइनस करोगे तो निगेटिव आंसर आएगा। यानी कि ये जो VB माइनस VA है, मैं इसको लिखूंगा माइनस IR1, जो भी इसका रेजिस्टेंस है। आप समझ में आया बात? तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूं, मैं यहाँ पे लिखूंगा माइनस IR1, तो ये आ गया माइनस IR1। इसी तरीके से फिर आप मूव कर रहे हैं B से C, तो अगेन B से C जाने पर आप हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल जा रहे हैं, तो आप लिखेंगे माइनस IR2, इसी तरीके से माइनस IR3, और ये सबका एल्जेब्रिक सम क्या हो गया, 0 हो गया। एल्जेब्रिक सम क्या हो गया, 0। तो देखो वही इक्वेशन आ गई जो पहले आ रही थी हमारे पास, और यही जो है वो लूप रूल है, या लूप रूल को अप्लाई करने का तरीका है। बात आई समझ में? इसका शॉर्टकट क्या है या साइन कन्वेंशन क्या है वो देख लेते हैं। तो बहुत सिंपल सी बात है कि इस सर्किट को रीड्रॉ करिए, और मैं आपको इसका साइन कन्वेंशन बता रहा हूँ। साइन कन्वेंशन क्या होगा, और ये काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए साइन कन्वेंशन, भाई टॉक अबाउट दी साइन कन्वेंशन। तो साइन कन्वेंशन क्या बनेगा, बैटरी का तो बहुत सिंपल है साइन कन्वेंशन। क्या वो बनेगा साइन कन्वेंशन? देखो बैटरी, आप एक सेल बना लो, ठीक है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, और इसका जो पोटेंशियल है वो V है मान लीजिए।
अगर आप पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ मूव कर गए तो जो इसका साइन आएगा वो क्या आएगा, निगेटिव आएगा, यानी कि आप इसको क्या लिखोगे, माइनस बी के बराबर लिखोगे। यू विल राइट माइनस बी, ठीक है, क्योंकि आप पॉजिटिव से निगेटिव जा रहे हैं। फाइनल जो साइन है वो लगा दो, एक बिल्कुल सिंपल बात, जो फाइनल साइन है ना, आप देखो आप पॉजिटिव से निगेटिव गए तो आपका फाइनल साइन क्या है, निगेटिव, तो आप निगेटिव का साइन लगा दो, सिंपल तरीका। दूसरा, बैटरी इस तरीके से है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, बट अभी जो आपके मूवमेंट का डायरेक्शन है वो ऐसे है, तो व्हाट इज द साइन ऑफ द फाइनल प्लेट, पॉजिटिव, तो आपका जो पोटेंशियल होगा इस केस में वो प्लस बी लिख दिया जाएगा या प्लस ई लिख दिया जाएगा अगर ईएमएफ के टर्म्स में लिख रहे हैं तो। ओके, तीसरा रेजिस्टेंस से रिलेटेड रूल है, तो बहुत सिंपल है रेजिस्टेंस से रिलेटेड भी रूल। मान लीजिए ये रेजिस्टेंस है और इसमें ये करंट का डायरेक्शन है आई और रेजिस्टेंस की वैल्यू आर है। ये दो पॉइंट हो गए जैसे ए और बी, तो करंट जो है वो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल फ्लो होता है और आपका मार्क ऐसे है, आप इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ए टू बी जा रहे हैं, तो जिस डायरेक्शन से करंट फ्लो हो रहा है उसको आप प्लस मार्क कर लो और जिस डायरेक्शन में जा रहा है वो माइनस, क्योंकि आप जानते हो करंट प्लस से माइनस की तरफ भी फ्लो होता है या हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल भी फ्लो होता है। तो अब आप मुझे बताइए यहाँ पे मैं प्लस आई आर लिखूं या माइनस आई आर, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा माइनस आई आर, क्योंकि जो फाइनल साइन है वो माइनस का है, फाइनल साइन क्या है, माइनस का है, तो यहाँ पर जो साइन आएगा वो क्या आएगा, माइनस आई आर, क्या आएगा, माइनस आई आर। चौथा रूल इसी से रिलेटेड, रेजिस्टेंस से रिलेटेड, ये रेजिस्टेंस हो गया, अगेन आर वैल्यू है, इसमें करंट आई फ्लो हो रहा है, करंट आई हमने फ्लो करा दिया, वैल्यू पॉइंट ए और बी ले लिया। अब आप बी से ए की तरफ ट्रेस कर रहे हैं सर्किट को, तो आप इसको ट्रेस कर रहे हैं इस तरीके से, तो अगेन क्योंकि करंट तो प्लस से निगेटिव की तरफ ही फ्लो होता है तो ये साइन प्लस होगा और ये निगेटिव होगा, तो आप किसकी तरफ आए, प्लस की तरफ, तो यहाँ पे जो आप वैल्यू लिखोगे वो लिखोगे प्लस आई आर। तो जब भी आप सर्किट सॉल्व करेंगे तो सर्किट सॉल्व करते वक्त ये साइन कन्वेंशन आपको फॉलो करना है, ठीक है, और यही साइन कन्वेंशन हम फॉलो करेंगे। कुछ बुक्स में इसका अपोजिट साइन कन्वेंशन भी यूज किया जाता है जो कि इस इक्वेशन को जस्टिफाई करता है, बट अभी हमारे लिए जो सही इक्वेशन है वो ये है, हम इस इक्वेशन को डिस्कार्ड करेंगे, कोई एक ही रूल यूज करेंगे ना, बार बार डिफरेंट रूल अगर हम यूज करेंगे तो कंफ्यूजन ज्यादा होगा और जो है कैलकुलेशन एरर ज्यादा होंगे, तो ये फिक्स हो गया और ये सबसे आसान है, आप प्लस माइनस का साइन लगा लीजिए और उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करते चले जाइए। बात आई मेरी समझ में। नाउ जस्टिफिकेशन ऑफ जंक्शन रूल, ये साइन कन्वेंशन हो गया, अब जस्टिफिकेशन ऑफ लूप रूल पढ़ेंगे, ठीक है, तो लिखिए जस्टिफिकेशन ऑफ लूप रूल, स्लाइड चेंज कर लो। जस्टिफिकेशन ऑफ लूप रूल, ठीक है, दिस लॉ रिप्रेजेंट द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, तो ये जो लॉ है वो किस पे बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जैसे पहला वाला किस पे बेस्ड था, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे, तो जस्टिफिकेशन लिखिए, दिस लॉ रिप्रेजेंट कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, 1 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट है, ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है, ठीक है, एज इफ द सम, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहां से आ गया, अगर आपको पोटेंशियल की बेसिक डेफिनेशन याद है तो आपको समझ आएगी ये बात। पोटेंशियल की बेसिक डेफिनेशन क्या है, इट्स अ वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो वर्क डन क्या होता है, एनर्जी, तो ये जो, क्योंकि जब करंट फ्लो हो रहा है तो चार्ज का मूवमेंट हो रहा है क्लोज लूप में, तो वहां पे क्या लगेगा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगेगा, तो लिख लेते हैं, इफ द सम ऑफ पोटेंशियल changes around a closed loop
अराउंड अ क्लोज लूप इज नॉट जीरो, मान लो अगर जीरो नहीं होता, ठीक है, अनलिमिटेड एनर्जी could be gained by repeated carrying a charge around a loop. Repeatedly carrying a charge अराउंड अ लूप। समझ लो इसको, बात को, किसी भी चार्ज को मूव कराने में वर्क डन होता है। तो मान लो ये बैटरी है और एक चार्ज को मैं एक रेजिस्टेंस के थ्रू मूव करा रहा हूँ, मान लीजिए करंट फ्लो हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन जो है अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट है वो इस डायरेक्शन में होगा और जो करंट का है वो इस डायरेक्शन में होगा, अपोजिट टू दी। आप इलेक्ट्रॉन को बार बार इस सर्किट में घुमाएगी बैटरी, तो हर बार अगर वो वर्क डन एक्यूमुलेट होता चला जाएगा, तो इस तरीके से तो आपको क्या हो जाएगा, अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ एनर्जी मिल जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि सेल के पास तो एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ एनर्जी है। तो जो क्लोज लूप में वर्क डन होता है वो क्या होता है, जीरो होता है, और उसी बेसिक प्रिंसिपल पर ये जो लूप रूल है वो बेस्ड है। चलिए अब इसकी एक प्रॉब्लम करते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम करना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, एक प्रॉब्लम कर लेते हैं, क्योंकि जो नेक्स्ट असाइनमेंट है वो टोटली रिलेटेड टू किरचॉफ से। ठीक है, जो आपको मैंने असाइनमेंट भेजा था उसमें कुछ क्वेश्चन किरचॉफ के हैं, तो पहले तो आप वही करेंगे अपने क्वेश्चंस। ठीक है, उसके बाद एक असाइनमेंट और भेजूंगा, वो भी जो है टोटली किरचॉफ से रिलेटेड है। तो आपको अभी आज और कल किरचॉफ की ही प्रैक्टिस करनी है अच्छे से, ये बात आप समझिएगा, अच्छे से आपको वो प्रैक्टिस करनी है। चलिए लेट्स सी, क्वेश्चन करते हैं। ओके, लिखिए। In the circuit shown in figure, in the circuit shown in figure, find the current through the branch DD, BD. Find the current through the branch BD। तो पहले मैं सर्किट बना देता हूँ, और इसमें काफी डिस्कशन है, वो पहले आप ध्यान से सुन लीजिएगा। सिक्स ओम, इसके बाद ये BD है, ये पॉइंट B है, ये जो रेजिस्टेंस है वो 3 ओम का है। एक सेल यहाँ पे कनेक्टेड है जो कि 15 वोल्ट का है। यहाँ पे ये सर्किट कनेक्टेड है, जहाँ पे ये कनेक्टेड है ये D पॉइंट है। इसके बाद एक रेजिस्टेंस और कनेक्टेड है 3 ओम का, और एक सेल और कनेक्टेड है 30 वोल्ट का। ये C पॉइंट है, ये A पॉइंट है। तो इस BD वाली ब्रांच से कितना करंट फ्लो होगा वो आपको निकालना है। देखिए, जब आप किरचॉफ की प्रॉब्लम करेंगे तो दो तरीके की प्रॉब्लम आपके सामने आएंगी। कुछ सर्किट्स ऐसे गिवन होंगे जिसमें करंट डिस्ट्रीब्यूशन आपको गिवन होगा, कुछ ऐसे होंगे जिसमें करंट डिस्ट्रीब्यूशन गिवन नहीं होगा। ठीक है, अब जब करंट डिस्ट्रीब्यूशन गिवन नहीं है तो वो आपको जो है वो ड्रॉ करना पड़ेगा। अब उसकी बहुत सारी पॉसिबिलिटी है, हर किसी की अप्रोच अलग होगी। ठीक है, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती हैं वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, सबसे पहली जो पॉसिबिलिटी है कि मैं ये कह सकता हूँ कि जो I1 करंट है वो मान लो इस 15 वोल्ट की बैटरी से चला, वो जंक्शन B पे पहुंचा। अब क्योंकि दो बैटरी हैं तो एक सिंपल अप्रोच ये समझ में आती है कि I2 करंट मैं इससे ले लेता हूँ 30 वोल्ट की बैटरी से, वो भी जंक्शन पे पहुंचा। ठीक है, समझिएगा मेरी बात को। ठीक है,
15 वोल्ट की बैटरी से ये करंट पहुंचा और एक 30 वोल्ट की बैटरी से ये करंट पहुंचा, ये जंक्शन बी पे पहुंच रहा है, तो बी में जो करंट फ्लो होगा वो टोटल कितना करंट फ्लो होगा? इस ब्रांच में जो टोटल करंट जा रहा होगा वो बेसिकली मेरे पास हो जाएगा I1 प्लस I2, I1 प्लस I2, ये करंट हो जाना चाहिए, ये करंट फ्लो हो रहा है। अब वो जंक्शन डी पे पहुंचा, ये करंट I1 प्लस I2, तो ये डिवाइड हो जाएगा। बैटरी से जितना करंट आता है बैटरी के पास उतना करंट जाना चाहिए, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, यानी कि बैटरी ने जितने इलेक्ट्रॉन दिए उसको उतने इलेक्ट्रॉन वापस चाहिए, है ना। तो I1 जो, क्योंकि बैटरी 15 वोल्ट की बैटरी से चला था तो उसके पास चला गया, I2 जो है वो 30 वोल्ट की बैटरी से चला था तो उसके पास चला गया। एक करंट डिस्ट्रीब्यूशन ये पॉसिबल है, ठीक है। दूसरा जो पॉसिबिलिटी है वो इस तरीके से बन सकती है, मान लो ये 6 ओम का रेजिस्टेंस है, ये आपका 3 ओम का रेजिस्टेंस है, ये BD हो गया। वही मैंने ये माना, हो सकता है आप जो प्रॉब्लम करें या एग्जाम में जो प्रॉब्लम दे रखा हो उसमें ये वाला करंट डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया जाए, वो इस तरीके से सोच सकते हैं। बताता हूँ क्या होगा उनका थिंकिंग प्रोसेस। ये 30 वोल्ट, वो कहेंगे यार 30 वोल्ट की बैटरी ना ज़्यादा पोटेंशियल की है, तो करंट उससे फ्लो होना स्टार्ट होगा, तो वो करंट कुछ इस तरीके से आपको शो करेंगे। वो कहेंगे करंट I जो है, करंट I फ्लो हुआ यहाँ से, ये I करंट जंक्शन पे पहुंचा, ठीक है, इसमें से I1 इधर चला गया और I2 इधर आ गया, ठीक है। अगेन I1 ये आया और ये I1 I2 दोबारा से जोड़ के क्या हो गया, I करंट हो गया और ये दोबारा से बैटरी के पास चला गया। ये दोनों ही अप्रोच प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए वैलिड है, ठीक है, दोनों से आंसर सेम आना चाहिए, ठीक है। बट एट अ टाइम तो हमें एक ही चूज करनी है, तो मैं पहली वाली अप्रोच यूज कर लेता हूँ, ठीक है। समझ आई बात आपको? आप दोनों अप्रोच से सॉल्व कर सकते हैं, प्रॉब्लम आपकी आंसर सही आएगा। जब आप इनिशियली जब प्रॉब्लम करें, एक दो प्रॉब्लम मेरी एडवाइस है कि आप डिफरेंट अप्रोच से करें, जितनी अप्रोच मैं बता रहा हूँ, ठीक है, वो डिफरेंट अप्रोच से करें, तो आपको पता चल जाएगा कि अगर आप अप्रोच बदलते हैं तब भी आपका आंसर सेम आना चाहिए। आपको तो BD के थ्रू करंट निकालना है, तो इसमें I2 की वैल्यू या फिर इसमें I1 प्लस I2 की वैल्यू पहले वाले सर्किट में सेम आनी चाहिए। तो फिलहाल मैं दूसरे वाले सर्किट को डिस्कार्ड कर रहा हूँ, ये अभी हम फॉलो नहीं करेंगे। अच्छा, अब हमें इस सर्किट को ट्रेस करना है। हमारे पास कितने अननोन है? I1 I2, दो अननोन है, तो हमारे पास दो मैथमेटिकल इक्वेशन बननी चाहिए। दो मैथमेटिकल इक्वेशन जब ही बन सकती है जब हम दो लूप ले लें। तो एक लूप तो हम ये ले सकते हैं, ठीक है, और एक लूप ये ले सकते हैं। हमने दो लूप ले लिए। अब ये जो लूप के मैंने डायरेक्शन लिए, ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज? ये क्लॉकवाइज सेंस लिया। मैं एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकता हूँ, यानी कि मैं लूप का डायरेक्शन ये भी ले सकता था एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। मैं लूप का डायरेक्शन ऐसे भी ले सकता हूँ, एक एंटी क्लॉकवाइज ले लूँ और एक क्लॉकवाइज ले लूँ। इन सब से आंसर सेम आने वाला है, लेकिन इट इज एडवाइजेबल कि आप ये डायरेक्शन फिक्स कर लें, और अगर आप मल्टीपल लूप चूज कर रहे हैं तो आपका डायरेक्शन सेम होना चाहिए। मतलब फॉर एग्जाम्पल आप ऐसा ना करें कि मान लीजिए ये वाला जो लूप है, ये जो क्लोज लूप बनना है, इसको तो आपने क्लॉकवाइज मूवमेंट किया और इसमें जो है वो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट किया। ऐसा करने पर आपको साइन कन्वेंशन का कंफ्यूजन क्रिएट होगा और आपके चांसेस, प्रॉब्लम गलत होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो इट इज़ नॉट एडवाइजेबल। एडवाइजेबल ये है कि आप अगर इस लूप को क्लॉकवाइज ट्रेस कर रहे हैं तो आप इस लूप को भी क्लॉकवाइज ट्रेस कर लीजिए, ज़्यादा आसान है, आंसर में फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ जो आंसर है वो डायरेक्शन ऑफ लूप जिसमें आप सर्किट को ट्रेस करते हैं उससे इंडिपेंडेंट है, वो उस पर डिपेंड नहीं करता। तो अगेन अब हम सिंप्लिसिटी के लिए क्या करते हैं, या तो दोनों क्लॉकवाइज ले लेते हैं या दोनों एंटी क्लॉकवाइज ले लेते हैं, दोनों क्लॉकवाइज ले लेते हैं या दोनों एंटी क्लॉकवाइज ले लेते हैं। अच्छा, उससे पहले हमें लूप का नाम भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि जब हम प्रॉब्लम करेंगे तो एग्जाम में लिख कर दिखाएंगे। तो ये तो हमारे पास BCD तो है, एक पॉइंट E ले लेते हैं, एक पॉइंट F ले लेते हैं, और मान लीजिए ये जो डायरेक्शन है वो हम इस तरीके से ट्रेस कर रहे हैं। तो सबसे पहला जो लूप है मेरा वो है लूप। लूप का नाम इसी तरीके से लिखेंगे जो उसका सेंस शो करेगा। जैसे मैं यहाँ पे लूप का नाम लिखूंगा ABDEA, जहां से स्टार्ट हुआ वहां पे खत्म हुआ, तो लास्ट लेटर और फर्स्ट लेटर मैच करना चाहिए। मैं इस लूप का नाम जो है वो
इस तरीके से नहीं लिख सकता AEDBA, क्योंकि ये जो सेंस है ये अलग हो जाएगा। मेरा जो सेंस है, जो मेरा जो सेंस है वो क्लॉक वाइज है, यानी कि ये जो सेंस है ये क्लॉक वाइज को शो कर रहा है, और फिगर में भी मैंने क्लॉक वाइज सेंस शो किया है। तो मेरा जो सही नेम है लूप का वो ये है, ये गलत है, तो हम इसको हटा देते हैं। ठीक है, हम इसको हटा देते हैं, तो ये लूप हो गया। अब चलिए इसमें किरचॉफ रूल लगाइए। जब आपका मूवमेंट हो रहा है तो देखिए रेड का मूवमेंट देखिए, आप बैटरी के निगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव कर रहे हैं, तो आप +15 लिखेंगे या -15? यू विल राइट +15। ठीक है, +15 मैंने लिख दिया। अगेन रेजिस्टेंस में देखिए आपको प्लस और माइनस साइन, क्योंकि करंट इधर से इधर जा रहा है तो ये वाला साइन प्लस होगा, ये वाला साइन माइनस होगा। इसी तरीके से इस रेजिस्टेंस में ये वाला प्लस साइन होगा, ये वाला माइनस साइन होगा। आसानी के लिए हमने ये लगा दिया। ओके, तो अब आप देखिए अगर 6 ओम के थ्रू जा रहे हैं और उसके करंट I1 है, तो आप उसको माइनस लिखेंगे या प्लस लिखेंगे? आप लिखेंगे -6I1। I1 इज अननोन। ठीक है, क्योंकि आप पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ मूव कर रहे हैं, आप पॉजिटिव टर्मिनल से एक तरीके से निगेटिव, तो आप पॉजिटिव से निगेटिव है, आपका फाइनल साइन निगेटिव है, इसलिए मैंने यहाँ पे निगेटिव साइन पुट किया। अब आप जाएंगे 3 ओम वाले रेजिस्टेंस में से, 3 ओम में से जो करंट जा रहा है वो I1 + I2 जा रहा है, तो यहाँ पे आप इक्वेशन लिखेंगे -3I1 + I2, और वापस आप आ गए बैटरी के पास। अब बीच में ना ही कोई रेजिस्टेंस पड़ा, ये सब आइडियल वायर है, तो सीधा आप बैटरी के पास आ गए, यानी कि ये जो सम है ये 0 हो गया। तो एक इक्वेशन मेरी I1 I2 के टर्म्स में बन गई, दूसरी इक्वेशन भी I1 I2 के टर्म्स में बनेगी, यानी कि ये दो लीनियर इक्वेशन बन जाएंगी, जैसे x और y की इक्वेशन बनती थी, और आपको वो सिंपली सॉल्व करनी है। ठीक है, जैसे x और y की इक्वेशन बनती थी, भाई x भी अननोन है, y भी अननोन है, और आपको दो इक्वेशन सॉल्व करके x और y के लिए सॉल्व करना है। तो पहले तो मैं इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, ये आ जाएगा 15 -6I1 -3I1 +3I2 = 0। मैं इसको लिख सकता हूँ 15 -9I1 +3I2 = 0। और अगर ये सिंप्लीफाई हो रही है तो सिंप्लीफाई भी कर लो, जैसे 3 का मल्टीपल है सर माइनस ये 5 हो जाए। नहीं आएगा? हाँ माइनस आएगा, इसमें करेक्शन कर लेते हैं, रुक जाओ। ठीक, तो ये हमारा आएगा -3I2 और ये आएगा -3I2। ओके, तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये हो जाएगा -3I1 और ये हो जाएगा -I2। तो एक इक्वेशन तो हमारे पास ये आ गई, पहली इक्वेशन, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। चलिए अब दूसरे लूप की बात करते हैं। दूसरा लूप आप क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन अब आप ये फिक्स कर लीजिए कि जब भी हम डायरेक्शन लेंगे वो क्लॉकवाइज लेंगे, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि जो आंसर है वो इस बात पे डिपेंड नहीं कर रहा कि आप क्लॉकवाइज ले रहे हैं या एंटी क्लॉकवाइज, वो सेंस से इंडिपेंडेंट है। तो दूसरा लूप हम लिखेंगे, दूसरे लूप का क्या नाम होगा? लूप, आपके दूसरा लूप का नाम होगा, चलिए लिखना स्टार्ट करते हैं। बी से आप सी की तरफ गए, सी से एफ की तरफ गए, एफ से डी की तरफ गए और दोबारा से डी की तरफ आ गए, तो ये क्लॉकवाइज सेंस को शो कर रहे हैं। ओके, सबसे पहले बैटरी से स्टार्ट करते हैं बात। तो बैटरी से अगर आप मूवमेंट देखें तो बेसिकली आप बैटरी के पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ मूव कर रहे हैं, आपका जो सेंस है, तो आप इसको क्या लिखेंगे? -30। ओके, इस वाले पार्ट में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, तो यहाँ पे कोई भी पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा। अब आप जो है इस रेजिस्टेंस, जो 3 ओम का रेजिस्टेंस है जिसमें करंट I1 + I2 जा रहा है, उसके निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव करेंगे, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, तो आपका जो साइन आना चाहिए वो प्लस आना चाहिए, और आप लिखोगे +3I1 + I2। ओके, इसी तरीके से आप देखो ये जो है यहाँ पे तो प्लस साइन आएगा क्योंकि करंट प्लस से निगेटिव की तरफ फ्लो होता है। तो जब आप इस सर्किट में मूव करेंगे इस रेजिस्टेंस के थ्रू, 3 ओम का जो है, ये वाला जो 3 ओम का रेजिस्टेंस है, तो आप इस तरीके से घूम के आ रहे हैं, यहाँ से ऐसे क्लॉकवाइज घूम रहे हैं ना आप, तो आप निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, यानी कि इसमें आना चाहिए मेरा आंसर +3I2 = 0। आप इसको सिंप्लीफाई करिए, -30 +3I1
प्लस 3i2 प्लस 3i2, ठीक है, 0. यू कैन राइट डाउन -30 प्लस 3i1 प्लस 6i2 इज इक्वल टू 0. अगेन यू कैन सिंप्लीफाई इट, आप इसको सिंप्लीफाई करिए. -10 प्लस i1 प्लस ट्वाइस ऑफ i2. अब ये सिंपल x और y की इक्वेशन है और ये सॉल्व करना आप जानते हैं, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं. ये सिंपली क्या है भाई, i1 अगर आप x मान लो और i2 y मान लो, तो x और y में दो लीनियर इक्वेशन है, दो अननोन है, और आप उसको सॉल्व करना चाहते हैं, तो हाउ यू विल सॉल्व इट. तो एक काम ये कर सकते हैं, देखो पहली इक्वेशन में अगर हम देखें तो पहली इक्वेशन है मेरे पास i1, सॉल्व कर लेते हैं इसको. पहली इक्वेशन है -i2 -3i1 और -5, उधर हमने इक्वल टू से उधर शिफ्ट कर दिया. अच्छा, दूसरी इक्वेशन में हमारे पास 2 आ रहा है, तो क्यों ना हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें पहली वाली इक्वेशन को, तो उससे हमारा i2 एलिमिनेट हो जाएगा. तो ये हमारे पास आएगा -2 ऑफ i2 -6i1 और -10. अच्छा, दूसरी इक्वेशन लिखते हैं, सॉरी ये i2 आएगा यहाँ पे, इसको i2 कर लेते हैं. थोड़ा सा केयरफुली करना होता है इन इक्वेशंस को. i2 ये आ गया है. अच्छा, ये देखिए प्लस 2i2, दूसरी इक्वेशन लिख रहा हूँ, प्लस i1, और ये उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं. सॉल्व करिए. तो यहाँ से हमारा i1 कितना आ रहा है, 0, यानी कि 15 वोल्ट की बैटरी से कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है. ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो i1 हमारा 0 आ जाएगा. अब ये आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए और वहाँ से i2 की वैल्यू निकालिए. अब देखो मैं इसको अगर फर्स्ट इक्वेशन में पुट करूँ तो फर्स्ट इक्वेशन क्या आती है, -5 3i1 -i2, या मैं स्लाइड चेंज कर देता हूँ बेटा. स्पेस रिस्ट्रिक्टेड. पुटिंग द वैल्यू ऑफ i1 इन इक्वेशन 1. putting the value of i1, putting the value of i1 in equation 1. ठीक है, इक्वेशन 1 रेफर कर लेते हैं. हमारे पास क्या थी इक्वेशन 1, ठीक है, तो इक्वेशन 1 थी हमारे पास 5 - 3i1 - i2. तो 5 - 3i1 -i2 इज इक्वल टू 0. तो 5 - 3 इंटू 0 प्लस i2 इज इक्वल टू 0. तो i2 मेरे पास आएगा 5 एम्पियर. ठीक है, अब देखो मैं ज़रा दोबारा से सर्किट ड्रॉ करूँगा सो दैट आपको एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट मुझे यहाँ बतानी है. ये 6 ओम हो गया, ये हमारा 3 ओम था, जो कि ये पॉइंट बी था और ये पॉइंट डी था. ठीक है, ये 15 वोल्ट की बैटरी थी यहाँ पे, यहाँ पे ये 3 ओम का रेजिस्टेंस एक और था. ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट सी है, और ये जो बैटरी है ये 30 वोल्ट. अब जानो मेरी बात ध्यान से सुनना. जब हमने देखा कि i1 हमारा 0 हो गया, तो जो करंट i2 है वही तो रहा जो हमने करंट i2 लिया था सर्किट में. ठीक है, तो i2 हमने येलो से मार्क किया, तो यहाँ पे भी हम i2 मार्क करते हैं. तो सिर्फ हमारा i2 रहा, सिर्फ ये करंट i2 फ्लो हो रहा है, जो कि 5 एम्पियर है. ये करंट यहाँ से फ्लो हुआ i2, ये इधर चला गया सारा का सारा करंट i2, क्योंकि i1 तो 0 हो गया और ये वापस आ गया.
और जो I1 है वो फ्लो ही नहीं हुआ, 0 हो गया। कोई बता सकता है I1 0 क्यों है इस सिचुएशन में? कैन यू टेल मी व्हाई I1 इज 0? देखो जरा ध्यान से देखो। हाँ, सॉल्व करके 0 आ गया, ठीक है, हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, हमारा प्रॉब्लम में कोई कमी नहीं है, ठीक है। लेकिन आपको लॉजिकली मालूम होना चाहिए कि I1 0 क्यों हुआ। आप जरा इस पोर्शन को जरा ध्यान से देखो, ये बी से लेके यहाँ तक के पोर्शन को। अगर मैं पूछूं इस पोर्शन में पोटेंशियल ड्रॉप निकालना, तो इस पोर्शन में जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो कितना होगा? पोटेंशियल ड्रॉप अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप होगा बेटा 3 ओम इंटू I2 विच इज इक्वल टू 3 इंटू 5, 15 वोल्ट्स, ठीक है। तो आप मुझे बता सकते हैं कि इस बी पॉइंट पर पोटेंशियल कितना बचेगा? बी पॉइंट पर पोटेंशियल बचेगा 15 वोल्ट। वही 30 मिला इसको बैटरी से, 15 वोल्ट जो है वो 3 ओम वाले रेजिस्टेंस के अक्रॉस ड्रॉप हो गया, तो बी पे कितना पोटेंशियल बचा? 15 वोल्ट। और ए पे भी पोटेंशियल कितना है? वो बैटरी से कनेक्टेड है 15 वोल्ट। तो क्या 6 ओम के अक्रॉस कोई करंट फ्लो होगा? भाई करंट के लिए पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये बैटरी